नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और आज हम आपको मिलवाएंगे सोनिया गांधी के स्पेशल आर्ट से। 28 को राहुल गांधी जयपुर में सीए के खिलाफ रैली करेंगे और अभी से कांग्रेस राहुल के दौरे की तैयारी में जुट गई है। इसके बाद बात होगी पंचायत के दूसरे दंगल की और देखेंगे फेम में खूनी खेल। और चलिए सबसे पहले बात राहुल गांधी के जयपुर दौरे की। बता दें कि राहुल गांधी 28 जनवरी को जयपुर में विशाल रैली करने वाले हैं, जिसकी तैयारियों के लिए पार्टी जी जान से जुट गई है। खुद सीएम गहलोत ने आज तैयारियों का जायजा लिया। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट और कई मंत्रियों के साथ एल्बर्ट हॉल पहुंचे और 28 को होने वाली रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम गहलोत ने अधिकारियों से बात भी की। सीएम के साथ ही एल्बर्ट हॉल पर होने वाली जनसभा को लेकर उन्होंने बातचीत की। बता दें कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ इस रैली में भारी संख्या में युवा और किसान मौजूद रहेंगे। इस रैली के माध्यम से कांग्रेस सीए और महंगाई के खिलाफ केंद्र को घेरने के भी मूड में रहेगी। तैयारी शुरू हो गई है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, युवाओं में बहुत उत्साह है। छात्र युवा उनको आगे रख रैली हो रही पहली बार, जिसमें युवाओं का जो भविष्य क्या है देश के लिए, और पूरे देश में लोग चिंतित हैं आने वाले कल का क्या होगा। अर्थव्यवस्था पूरी तरह गर्त में जा चुकी है देश की। नौकरी लगने की बजाय नौकरी जा रही है। युवा समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा देश के अंदर। रुपए का अमूल्यन हो गया है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो तमाम मुद्दे हैं, उनको भटकाने के लिए बीजेपी ने चाल चली और वो बार बार भटका रही लोगों को। एनआरसी के नाम पर भटका दिया, नागरिकता अधिनियम लेके आए ने। तो ये तमाम जो स्थिति बनती जा रही है उससे लोग कंफ्यूज है देश के अंदर। तो राहुल गांधी जी आएंगे, एक संदेश देना चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं सबके साथ मिल करके। पूरे मुल्क के युवाओं की जो भावना होगी उसके आधार पर कांग्रेस चाहेगी हम आगे बढ़ें और लोकतंत्र तरीके से जो हमें करना, विरोध करना है, अपनी बात कहनी है पार्लियामेंट के अंदर या बाहर, विधानसभा में या उसके बाद। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी राहुल के जयपुर दौरे को महत्वपूर्ण बताया। पायलट ने कहा कि एआईसीसी और सीडब्ल्यूसी ने निर्णय किया है कि राहुल गांधी देश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को हालात से अवगत करवाएंगे। पायलट ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं जिनका देश भर में विरोध हो रहा है। पायलट ने बताया कि राहुल गांधी का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है और कांग्रेस इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग कर रही है। 28 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी राजस्थान 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। 28 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी सब ने निर्णय लिया कि राहुल गांधी जी को देश में जाकर जो आज के हालात हैं उस पर जनता के साथ खड़ा होना है। और 28 तारीख को जयपुर के अंदर जो एक विशाल रैली का आयोजन हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कानून पारित किए जा रहे हैं जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। पहली बार कोई ऐसा कानून जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है उसका लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध हो रहा है। विधानसभाएं रेजोल्यूशन पास कर रही हैं और नौजवान तबका विशेष रूप से आहत है, पीड़ित है, निराश है। उन सभी नौजवान, विशेष रूप से जो बेरोजगार लोग हैं, कम उम्र के लोग जिन्हें बहुत उम्मीदें हैं, उन सबके साथ खड़ा होने के लिए राहुल गांधी जी 28 तारीख को जयपुर आ रहे हैं। राहुल गांधी के जयपुर दौरे में क्या कुछ खास रहने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। जयपुर में फिर गूंजेगी राहुल वाणी। 28 जनवरी को जयपुर आ रहे हैं राहुल गांधी। विद्याधर स्टेडियम से साधेंगे केंद्र पर निशाना। किसान और युवाओं पर रहेगा फोकस। केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलने एक बार फिर से राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं। जयपुर में 28 जनवरी को विद्याधर नगर स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे, जहां से वो केंद्र पर सीएए और बेरोजगारी को लेकर हमला बोलेंगे। रैली में युवाओं और किसानों पर फोकस रहेगा। माननीय राहुल गांधी जी छात्रों और युवकों के बीच आकर उनकी आवाजों को बुलंद करते हुए राजस्थान से पूरे देश के
युवकों और छात्रों को और हमारे सभी किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और केंद्र सरकार से ये प्रश्न करती है कि आने वाले बजट में वह किस प्रकार से इन समस्याओं का निराकरण करेगी। और राहुल गांधी की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए सत्ता और संगठन पूरी तरह से जुटे हुए हैं। रैली में किसानों और युवाओं को ज्यादा बुलाने पर फोकस है, जिसकी जिम्मेदारी NSUI और यूथ कांग्रेस को दी गई है। इस सरकार ने अगर किसी को दिन दिहाड़े अगर किसी को लूटा है तो वो युवाओं को लूटा है या इस देश के छात्रों को लूटा है, तो उन्हीं के मुद्दों को राहुल जी जो हैं आगे आके उठाएंगे। सबसे ज़्यादा नौजवान सड़क पे हैं। जो देश का नौजवान के साथ जो विश्वासघात करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और जब भी बात आता है युवा के बारे में, इतने बड़े बड़े जो वादा किया था एक भी पूरा नहीं कर पाया। जो पूरा देश का जो मुद्दा है उसको छोड़ के जो लोग का दिमाग घुमराने का काम ये सरकार कर रहा है। राहुल गांधी जी हमेशा इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो वो आदरणीय राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी की जयपुर रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है। इस रैली से राहुल गांधी केंद्र सरकार के खिलाफ नई मुहिम की शुरुआत करेंगे, जिससे कांग्रेस के अंदरूनी सियासत के भी कई समीकरण बदलेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और चलिए बात अब करते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने राहुल गांधी के जयपुर दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने जिसको नकार दिया वो झूठ बोलकर भ्रम फैला रहे हैं। राहुल के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता सब समझ चुके हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद विकास तेजी से हो रहा है, ये सब जनता ने स्वीकार किया। पहले हमारे सौभाग्य में कनेक्शन नहीं हो रहे थे, अब सब कनेक्शन हो गए। पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान नहीं बन रहे थे, वो बनने लग गए। इसका मतलब विकास तेजी से होने लग गया, ये वो स्वीकार करने लग गए। आगे उन्होंने कहा है कि हमारा इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो हमने प्रायोरिटी बना ली और आने वाले 6 महीने में हम तेजी से विकास और करके फिर एक बार जाएंगे कि जो हम। एक तरफ जहां राहुल गांधी जयपुर में सीए के विरोध में प्रदर्शन करने वाले हैं, वहीं गृह मंत्री शाह ने आज एक बार फिर साफ कर दिया कि सीए के फैसले पर सरकार यू टर्न नहीं लेने वाली। आज यूपी के राजधानी लखनऊ में शाह ने सीए के समर्थन में सभा को संबोधित किया। विशाल रैली को संबोधित करते हुए शाह ने विपक्षियों पर जोरदार प्रहार किया और हुंकार भरते हुए कहा कि सीए के खिलाफ विपक्ष भ्रम फैला रहा है और देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिसको विरोध करना है कर ले, लेकिन सीएए वापस नहीं होगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष से सवाल करते हुए पूछा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक 30% से 3% कैसे हो गए। ये मेरे सिख भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई जो वहां से भाग कर आए, उनको नागरिकता देने का एक कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। जब विभाजन हुआ मित्रों, पाकिस्तान के अंदर 30% पूर्वी पाकिस्तान आज के बांग्लादेश में 30% हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन थे और पश्चिम पाकिस्तान में 23% हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन थे। आज मैं पूछना चाहता हूं जो विरोध कर रहे हैं उनको कि ये जहां 23% थे वहां 3% बच गए, सिर्फ 3%। और जहां 30% थे वहां पर सिर्फ 7% बच गए। सीए को लेकर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कानून गैर संवैधानिक है, धर्म के आधार पर तय किया गया है जो गलत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कानून लेकर आई है। ऐसा गलत कानून बना है कि इसको धरातल पर उतार ही नहीं सकते हैं, ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ देश में आज विरोध हो रहा है। सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल के साथ जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने 2 अहम समितियों का गठन किया है। पहली समन्वय समिति और दूसरी घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति।
युवा संगठन में अब नहीं होगी तकरार, बेहतर तालमेल के साथ काम करेगी सरकार, हर फैसले पर मिलकर होगी बात, घोषणा पत्र पर भी काम होगा दिन रात। सोनिया के स्पेशल 8 संगठन की भावनाओं के अनुरूप सत्ता की गाड़ी बिना किसी बाधा के आगे बढ़ती रहे और जन आकांक्षाओं पर खरा उतरे, इसे देखते हुए लंबे इंतजार के बाद ही सही कांग्रेस ने 2 अहम समितियों का गठन किया है। एआईसीसी ने कांग्रेस शासित सभी राज्यों के अंदर कमेटियां बनाई हैं। दांगी साहब, एक बनाई है मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, एक बनाई है कोऑर्डिनेशन कमेटी, ताकि सत्ता और सरकार और संगठन मिलकर जो काम करता है उसको और बेहतर काम कर सकें, और जो मैनिफेस्टो हमने घोषित किया विधानसभाओं के अंदर उसका क्रियान्वयन कितनी गति से हो रहा है। तो जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं हर जगह कमेटी बनाई है, और मैं समझता हूँ ये एआईसीसी ने बहुत सोच समझ के काम किया है ताकि संगठन और सरकार मिलकर काम कर सकें, और कहीं अगर कम्युनिकेशन गैप हो तो भी खत्म हो जाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल हैं। इसके अलावा मंत्री मास्टर भंवरलाल, हरीश चौधरी, विधायक हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत और महेंद्रजीत सिंह मालविया को समिति में जगह दी गई है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति का भी गठन किया गया है। समिति में सांसद अमर सिंह और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के साथ साथ सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को रखा गया है। कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला है कि सरकार के फैसलों से पार्टी के पदाधिकारी अलग लाइन भी ले लेते हैं, जिससे सत्ता और संगठन में तालमेल का अभाव दिखने लगता है। लेकिन अब देर से ही सही कांग्रेस ने समन्वय समिति के गठन के साथ साथ घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति का गठन कर बेहतर तालमेल के साथ विकास की गाड़ी दौड़ाने का निश्चय किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सोनिया के स्पेशल 8 उनकी भावनाओं के अनुरूप बेहतर तालमेल दिखाकर पार्टी की निखरी छवि जनता के सामने ला पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हुई। आप टीवी स्क्रीन पर पोलिंग पार्टियों की रवानगी की 4 तस्वीरें देख रहे हैं, जो कि ये तस्वीरें झालावाड़, बांसवाड़ा, करौली और चित्तौड़गढ़ की है। आप देख सकते हैं कि अपने अपने ईवीएम मशीनों के साथ मतदान कर्मी अपने बूथों के लिए रवाना हो रहे हैं। अब आपको टीवी स्क्रीन पर पोलिंग पार्टियों की रवानगी की 3 और तस्वीरें देख सकते हैं। ये भीलवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर की तस्वीरें हैं। कल की वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और इस चरण में सरपंच के लिए 15,334 और पंच के लिए 43,376 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तैयारियां पूरी, अब होगा मतदान। पंचायत चुनाव का दूसरा रण। पंच के लिए 43,376 उम्मीदवार मैदान में। सरपंच के लिए 15,334 उम्मीदवार आजमाएंगे किस्मत। गांव की सरकार की दूसरी परीक्षा। निष्पक्ष मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंतजार है तो बस महासंग्राम का, दूसरे चरण के रण का, जिसे शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं। 25 जिलों के 2,333 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। 22,593 वार्डों के लिए चुने जाएंगे पंच और सरपंच। सरपंच के लिए 15,334 प्रत्याशी, जबकि पंच के लिए 43,376 उम्मीदवार मैदान में। सरपंच के चुनाव ईवीएम से, जबकि पंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे।
22 जनवरी को सुबह 8 से 5 बजे तक होगा मतदान। 8,365 मतदान केंद्र बनाए गए। चुनाव में करीब 25,000 सुरक्षा कर्मी रहेंगे तैनात। 60,000 मतदान कर्मी कराएंगे चुनाव। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर रहेगी पैनी नजर। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी नजर। दूसरे चरण में 25 जिलों में 21 सरपंच और 7,466 पंच निर्विरोध चुन लिए गए। इसमें 74 पंचायत समितियां इन्वॉल्व है, जिनकी 2,333 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं। 22,593 वार्ड पंचों के चुनाव इसमें होने थे, लेकिन इसमें 7,466 उम्मीदवार जो थे वार्ड पंच के, वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो अब इसके बाद में हमारे पास 15,127 वार्ड पंचों के और 2,333 सरपंचों के चुनाव इस द्वितीय चरण में किए जाएंगे। इसके लिए कुल 8,365 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। सभी मतदान केंद्रों पे तमाम सुविधाएं जो आवश्यक होती हैं उन सारी की व्यवस्था कर ली गई। तो बस आपका इंतजार खत्म होने ही वाला है। बारी आपकी है गांव की सरकार चुनने की। तो 22 जनवरी को पहले मतदान कीजिए, उसके बाद ही कोई दूसरा काम कीजिए। जयपुर से न्यूज 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। सांसद या विधायक की सदस्यता पर अंतिम फैसला स्पीकर का होता है, लेकिन अब स्पीकर के इस अधिकार पर सवाल उठ गए हैं और ये सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही सदस्यता पर फैसले के लिए स्वतंत्र निकाय के गठन की वकालत भी की है। एमपी एमएलए की सदस्यता पर कौन ले फैसला? सदस्यता को लेकर स्पीकर क्यों ले फैसला? स्वतंत्र संस्था क्यों न ले सदस्यता पर फैसला? स्पीकर के अधिकार पर सुप्रीम सवाल। मणिपुर के एक विधायक की सदस्यता मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अधिकार पर सवाल उठा दिए और संसद से स्पीकर के अधिकार पर पुनर्विचार करने को कहा। अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, पहले इसको समझिए। सवाल की वजह नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल की वजह है मणिपुर के वन मंत्री टी श्याम कुमार, जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन जब बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी तो वो बीजेपी के साथ आकर मंत्री बन गए। इसके खिलाफ मणिपुर के कांग्रेसी विधायकों फजल रहीम और के मेघचंद्र ने मंत्री को अयोग्य ठहराए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सवाल की वजह नंबर 2। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता पर स्पीकर ने आनन फानन में फैसला लिया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। ये मामला फिलहाल हाई कोर्ट में है। प्रहलाद को भोपाल की विशेष अदालत से 2 साल की सजा मिली, जिसके तुरंत बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता को निरस्त कर उन्हें दी जाने वाली तमाम सुविधाओं को भी खत्म कर दिया था। सवाल की वजह नंबर 3। कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के दौरान जारी खींचतान में स्पीकर रमेश कुमार ने 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया था। इनमें से 14 जेडीएस के और 3 कांग्रेस के विधायक थे, जिन्हें इस्तीफा देने पर स्पीकर ने अयोग्य ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की समीक्षा करते हुए भी तल्ख टिप्पणी की थी और स्पीकर की भूमिका पर नाराजगी जाहिर की थी। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, स्पीकर का फैसला अक्सर पार्टी लाइन के इर्द गिर्द ही नजर आता है। इसी वजह से सुनिए जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ ने क्या कहा है। ये समय है कि संसद इस पर पुनर्विचार करे कि सदस्यों की अयोग्यता का काम स्पीकर के पास रहे, जो एक पार्टी से संबंध रखता है, या फिर लोकतंत्र का कार्य समुचित चलता रहे। इसके लिए अयोग्यता पर तुरंत फैसला लेने के लिए रिटायर्ड जजों या अन्य का ट्रिब्यूनल जैसा कोई स्वतंत्र निकाय हो। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के गठन की वकालत की है और सुनिए क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अक्सर में ऐसा होता है कि स्पीकर फैसला करते ही नहीं। कोई भी याचिका डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अगर स्पीकर को आती है तो स्पीकर को 3 महीने में उसका फैसला करना पड़ेगा। पीठ ने ये टिप्पणी मणिपुर के वन मंत्री टी श्याम कुमार की अयोग्यता के मामले में की और इस मामले में मणिपुर के स्पीकर को सिर्फ 4 हफ्ते का वक्त दिया है। मणिपुर के स्पीकर अयोग्यता पर 4 हफ्ते में फैसला लें। अगर स्पीकर 4 हफ्ते में फैसला नहीं लेते हैं तो याचिकाकर्ता फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। मतलब साफ है, स्पीकर के अधिकार के मामले में अब गेंद संसद के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की। कामकाज के सुस्त रफ्तार पर मंत्री धारीवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री धारीवाल ने शहर में बन रहे एलिवेटेड रोड, बर्ड पार्क सहित कई विकास कार्यों का जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत में धारीवाल ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कई पुराने कामों को बंद किया जाएगा और उसकी जगह पर नए विकास कार्यों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। कई काम हमने ये तय किए हैं कि कई जो ऐसे काम ले लिए गए जिनसे कोई जनता का जुड़ाव नहीं है, जनता को जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, उनको ड्रॉप किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और नए काम आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जिससे सीधा सीधा जनता लाभान्वित होगी। मिसाल के तौर पर श्रीनगर से लेकर के तोपड़ा स्कूल तक जो 1.5 किलोमीटर का मार्ग है उसको एलिवेटेड बनाया जाएगा। उसको एलिवेटेड बनाने के लिए डीपीआर बनाने के लिए आज तय किया गया है और मैं ये समझता हूँ कि उससे काफ़ी कुछ ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल होगा, काफ़ी कंजेशन दूर होगा इससे। क्या आपको पता है जेएनयू में 82 ऐसे छात्र हैं जिनकी नागरिकता किस देश की है ये पता ही नहीं। ये खुलासा हुआ है एक आरटीआई से। कोटा के सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत स्वामी ने जेएनयू में पढ़ रहे छात्रों की नागरिकता जानने के लिए एक आरटीआई दाखिल किया था, जिसके जवाब में जेएनयू प्रशासन ने माना कि उन्हें नहीं पता कि 301 विदेशी स्टूडेंट्स में से 82 स्टूडेंट्स किस देश के निवासी हैं, क्योंकि 82 स्टूडेंट्स की नागरिकता की जगह लिखा है नॉट अवेलेबल। बिल्कुल, इसमें जो जेएनयू में मैंने आरटीआई लगाई थी इसमें मैंने 3 से 4 क्वेश्चन मेजर पूछे थे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं टोटल। दूसरा मैंने पूछा था कि विदेशी बच्चे वहाँ कितने पढ़ रहे हैं, विदेशी बच्चे किस किस देश से आए हैं, विदेशी बच्चों का कोर्स क्या है जिस कोर्स में वो पढ़ रहे हैं। तो ये चौंकाने वाला खुलासा मुझे जेएनयू जो विश्व की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी और देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी कहलाती है, जो पिछले कई सालों से चर्चा में है आंदोलनों के मारे, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि 301 विदेशी बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये 301 विदेशी बच्चे 78 कोर्स में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे 78 अलग अलग प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं और ये 48 अलग अलग कंट्री से आए हैं। इन 48 कंट्री की जो डिटेल मिली उसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, चाइना, नेपाल, साउथ कोरिया, चीन, इस तरह की थी। इसी में एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि नॉट अवेलेबल एक उन्होंने कंट्री बताई। उस नॉट अवेलेबल के अंदर डाटा था 82, यानी कि चलिए वक्त